वेलकम टू द अकाउंट्स क्रू चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा डे 1 ऑफ आवर 7 डेज स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज द क्वेश्चंस। यहाँ पर हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, बस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपने देखे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर मैं आपके सामने आई हूं। और अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे सो डेफिनेटली आप यहां पर 80 आउट ऑफ 80 आप स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 which is state of Indian agriculture on the eve of independence। क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही है जो ये बताता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमें किन हालातों में छोड़कर गए थे। तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि उस टाइम पर हमारे एग्रीकल्चर का स्टेट कैसा था और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का स्टेट कैसा था और उसके बाद फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी हमारी एक एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। सो यहाँ से देखिए, India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived their livelihood directly or indirectly from the agriculture. Means कि यहाँ पर उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। However, despite being the occupation of such large population, the agriculture sector continued to experience the stagnation and not infrequently unusual deterioration। इतने सारे लोग लगे होने के बाद भी हमारा जो एग्रीकल्चर था उसके अंदर हमें देखने को मिला कि यहाँ पे कुछ स्टेग्नेशन था। स्टेग्नेशन मतलब कि जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी रुकी हुई थी, थमी हुई थी। इतने सारे लोग काम कर रहे थे लेकिन तब भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। Agriculture productivity became low, though in absolute term, the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under the cultivation। हालांकि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की तो वो लो थी, बट फिर भी जो हमारा सेक्टर था वो एक एक्सपीरियंस कर रहा था कुछ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल्टीवेशन का एरिया था वो बढ़ रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेग्नेशन फेस करना पड़ा। तो उसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और पहला पॉइंट जो हमारा है वो एक्सप्लेन करेंगे, विच इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लगान मूवी तो सबने ही देखी होगी और यहाँ पे ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है ये पूरी तरीके से उसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जिस तरीके से वहाँ पे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे एक हैवी अमाउंट ऑफ लगान यानी कि रेंट चार्ज करके, कुछ इसी तरीके की चीज़ हमारी इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पर हो रही थी। So this stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement that were introduced by the colonial government। हमारी जो colonial government थी यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ लैंड सेटलमेंट सिस्टम चला रखे थे, जिसके अंदर द जमींदारी सिस्टम which was implemented in then Bengal Presidency comprising the parts of India's present-day eastern states, the profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindar instead of the cultivators। यानी कि जो काम कर रहा था प्रॉफिट उसे नहीं मिल रहा था कल्टीवेशन का, बल्कि वो पैसा उन जमींदार्स की जेब में जा रहा था जो आते थे और फार्मर्स से लगान यानी कि जो रेंट है वो कलेक्ट करके चले जाया करते थे। सेकेंड इज जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ जो जमींदार थे वो हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट द रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स। वो सिर्फ उनका काम क्या था, उनको एक ही चीज समझ में आती थी कि जाओ और उनसे रेंट कलेक्ट करके आओ और अपनी जेबों को भर लो। किसी भी तरीके से वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने पर ध्यान नहीं दे रहे थे।
To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the जमींदार adopting such an attitude. और यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट था यही जमींदारों के इन एटीट्यूड का रीजन था। जमींदार भी तो बीच में एक मिडल मैन का ही काम कर रहे थे, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ही उनसे वो सारी चीजें करवा रहे थे और जैसा कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी बिल्कुल वैसा ही वो लोग काम कर रहे थे। Dates for depositing the specified sums of the revenue were fixed, failing which the जमींदार were to lose their rights. क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर था, क्योंकि जमींदार्स को भी फार्मर्स से रेंट कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स के पास सबमिट कराना पड़ता था, क्योंकि अगर टाइम से वो सबमिट नहीं कराते थे तो उनसे भी उनके जो राइट्स थे वो छीन लिए जाते थे। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसने कहीं हद तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टेग्नेशन में कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सामान को आप बाजार में बेचने के लिए निकालते हो, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे वो पहले जब फार्मिंग करते थे तो वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, यानी कि सिर्फ उतना ही वो लोग कल्टीवेट करते थे जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। बट ब्रिटिशर्स तो सिर्फ इंडिया में आए थे पैसा कमाने के लिए और हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो उन्होंने हमारे फार्मर्स को एक चीज सिखाई कि आपका पेट तो भर देंगे हम लोग, एक काम करो आप हमारे लिए काम करो और आप फूड क्रॉप्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हो, ऐसी चीजों को ग्रो करो जिसको मार्केट में बेचा जा सके। यानी कि उन्होंने हमारा फोकस शिफ्ट किया टू द कैश क्रॉप्स। कहीं हद तक मैं कहूं तो कमर्शलाइजेशन सही भी था कि यहाँ पर हमारे फार्मर्स कुछ ऐसी चीज सीख रहे थे जिससे वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे तो उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा था। So commercialization of agriculture means the production of crops for the sale in the market rather than for the self consumption. अपने लिए नहीं, मार्केट में बेचने के लिए हमको ग्रो करना है। So during the British rules, farmers were given the high price for producing the cash crops like the cotton and jute. तो यहाँ पे फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने हाई प्राइस भी देना शुरू किया कि अगर आप कैश क्रॉप्स ग्रो करोगे तो आपको अच्छी इनकम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, as instead of producing the food crops, now they were producing the cash crops which were to be ultimately used by the British industries back home. So British rule promoted the shifting of crops from the food crops to the cash crops. अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ फार्मर्स को? कोई फायदा नहीं हुआ। इवन उन्होंने हमें ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर हम अब खाने के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड होने लगे, क्योंकि उन्होंने फूड क्रॉप से हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया था टू द कैश क्रॉप्स। तो यहाँ पर हमें अपने फूड ग्रेन्स के लिए उन पर डिपेंड होना पड़ रहा था। हमारे यहाँ से वो कैश क्रॉप्स ग्रो करवा के अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में ले जाते थे और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमारी ही इंडियन मार्केट में लाकर बेचते थे। थर्ड पॉइंट इज द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो भी बहुत ज्यादा लो था। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर यूज करते थे द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशर्स हमसे काम तो करवाना चाहते थे लेकिन वो किसी भी तरीके का इनिशिएटिव अपनी तरफ से नहीं लेते थे कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर वो हमें कुछ एडवांस इनपुट्स दे देते तो शायद प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो सकती थी। सो द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड द नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स all added up to the aggravate the plight of the farmers and contributed to the low level of agriculture productivity. यहाँ पर हमें देखने को मिला कि टेक्नोलॉजी की कमी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास, फर्टिलाइजर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमारे फार्मर्स, और इन सभी चीज़ों ने हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम को बढ़ाया और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को लो रखा। Farmers had no access to the resources and the modern technology, क्योंकि उनके पास नहीं थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ना ही ऐसे रिसोर्सेज थे। जमींदार्स एंड द ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ना ही जमींदार और ना ही ब्रिटिशर्स दोनों में से किसी ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आते जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती। फोर्थ वन इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ तो ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। सो इंडियाज एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड, ड्रेनेज एंड द डीसैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल।
While a small section of farmers changed their cropping pattern from the food crops to the commercial crops, a large section of tenants, small farmers and the sharecroppers neither had the resources and the technology nor had the incentive to invest in agriculture. अब यहाँ पे फार्मर्स के खुद के पास तो इतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो लोग थे ऐसे लोग जो बहुत ही कम पैसों में अपना गुजारा किया करते थे, जिससे वो सिर्फ अपना भरण पोषण कर लेते थे, उतना ही काफ़ी था। बट अब आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए खुद पैसे खर्च करें, तो ये उनके बस में नहीं था। ये तो ब्रिटिशर्स की जिम्मेदारी थी कि जब आप अपने लिए अपने लिए अगर आप क्रॉप्स ग्रो करा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट भी उन्हें ही करनी थी। बट हमारे फार्मर्स के पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं था जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये 4 रीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें स्टेग्नेशन फेस करनी पड़ी। सबसे पहला था द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, नंबर 2 कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नंबर 3 हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड नंबर 4 स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में तो हमने सब समझ लिया कि क्या हुआ था। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड में फेमस थी। जितने भी हमारे इंडियन आर्टिसंस थे वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे अपने वर्क के लिए, और ब्रिटिशर्स को यही पता था कि अगर इंडिया के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है, अगर उनके ऊपर शासन करना है तो उनकी स्ट्रेंथ पर वार करना होगा, और हमारी स्ट्रेंथ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही थी। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आते यही काम किया कि उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो रोजगार था वो उनसे छीन लिया गया। सो लेट्स सी, as in the case of agriculture, so also in the manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule। ना तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप होने दिया, ना ही उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप होने दिया। Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industries base was allowed to come up to take the pride of the place so enjoyed by the former। अब क्योंकि उन्हें पता था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी हमारी वो वर्ल्ड में फेमस थी, तो इसी वजह से उन्होंने उनको तो बंद कर ही दिया, एट द सेम टाइम हमें न्यू इंडस्ट्रीज भी सेटअप करने नहीं दी। सो सबसे पहले क्या वो रीजंस है फॉर द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर? नंबर 1 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपने कुछ इंडस्ट्री सेटअप करी है, उसको बंद कर दिया गया। सो डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, आप इसकी हेडिंग ये भी लिख सकते हैं। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी-इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। अब यहाँ से भी ना एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। एक क्वेश्चन तो यही है आपका कि क्या रीजन थे पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, बट एट द सेम टाइम एक 3 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया था, उसके पीछे उनका क्या मोटिव था, उनके वो 2 ऑब्जेक्टिव कौन से थे। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना वो इन्हीं 2 ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो है कि हमारे इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ रॉ मटेरियल है। अब उसी रॉ मटेरियल को ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में ले जाना चाहते थे और उसी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाकर हमारी कंट्री में बेचना चाहते थे। मतलब वो क्या कर रहे थे कि वो इंडिया को बनाना चाहते थे द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये बात आपको पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज याद करके चलनी है कि वो इंडिया को बनाना चाहते थे द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और हमें बनाना चाहते थे द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, सो क्या थे वो उनके 2 मोटिव? टू रिड्यूस द इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन, कि उन्हें अपने यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी थी जिसके लिए हमारे यहाँ से जा रहे थे रॉ मटेरियल, and to turn the India into the sprawling market for the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain, ताकि वो उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स
बनाएं और हमारे यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करें, उसी के अंदर जाकर हमारा ही सामान हमें यहाँ पर आकर बेच पाएं। द सेकेंड पॉइंट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि ये जो डिक्लाइन हुआ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो यहाँ से ये पॉइंट भी सिंगल आपका पूछा जा सकता है। जो पहले दो पॉइंट है वो आपसे सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या उसके इंपैक्ट पड़े। नंबर वन इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज को बंद किया गया तो उससे क्या होना था, उससे लोगों का रोजगार छिन गया कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे उन इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी जो जॉब्स थी वो चली गई और उसके बाद वो अल्टीमेटली बर्डन किस पे ट्रांसफर किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर, कि जब उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिला तो वो कहाँ जाएंगे, फिर एग्रीकल्चर के अंदर। सेकेंड इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ये जो आज हम लोग इतने सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हो। आप अपने घरों में भी देखना कि आप सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते होगे। बहुत सारे ऐसे फॉरेन गुड्स होंगे जो आपके घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कंट्री में आ रहे हैं, आप इसलिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो। आप जा रहे हो एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्योंकि वो हमें दिख रहा है। तो बस कुछ यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली कि जो ब्रिटिशर्स ने अपना कल्चर हमें यहाँ पर दिखाना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स को इस्तेमाल किया करते थे, उन्होंने अपने कंजप्शन पैटर्न में चेंज किया, अपनी डिमांड में चेंज किया और जो ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स बनाकर लेकर आ रहे थे ब्रिटिशर्स, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो एक नया पैटर्न जो था हमें डिमांड का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। थर्ड वन इज कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी बट उनके पास तो थी। उनकी ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के अंदर तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, तो वहां से मशीन मेड प्रोडक्ट्स आते थे जो कि हमारे वाले प्रोडक्ट से बहुत बेटर हुआ करते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि इसकी वजह से भी जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स थे उनकी जो डिमांड थी वो कम होने लगी थी। नेक्स्ट, द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कहेंगे कि इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पर, कुछ इंडस्ट्री थी। हमारे जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है, वो उसी टाइम पे ही एस्टैब्लिश हुई थी। शुगर एक्सेट्रा, ये इस तरीके, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो उसी टाइम पर इंडस्ट्री सेटअप हुई। बट इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये सिर्फ कुछ ही फ्यू इंडस्ट्रीज थी जो उस टाइम पर सेटअप की गई थी। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा कमी थी। यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल तो था बट उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी वो हमारे पास नहीं थी। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है कि वो मशीन्स, वो टूल्स जो आपको चाहिए होते हैं टू कन्वर्ट योर इनपुट इनटू द आउटपुट। सो देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारे पास ऐसी कोई खास कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, तो इस वजह से भी हमें जो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। उसके अलावा जो नया इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें देखने को मिल रहा था, जितनी भी हम लोग इंडस्ट्री डेवलप कर पा रहे थे, उससे जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। यानी कि जीडीपी के अंदर भी हम बहुत कुछ अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो पार्टिसिपेशन था हमारे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लो था। ये सेक्टर सिर्फ कहाँ काम कर रहा था जहाँ पे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होने वाला था, जैसे कि रेलवे में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में और कुछ ऐसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर ही सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट थी वो काम कर रही थी। उसके अलावा अदर सेक्टर में वो एंटर नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ हमारे 7 पॉइंट्स थे जो ये डिफाइन करते थे कि क्यों हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट थी। देखो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर उस पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये आपका बेस बना रहे हैं और इसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा भी है, बट जो हमारे आगे के चैप्टर्स आएंगे वो आपके थोड़े से शॉर्ट चैप्टर्स भी हैं, इजी भी हैं, जिसको आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हो। बट ये वो चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, तो इसके अंदर जो आप फैक्ट्स लिखेंगे वो आपको वही लिखने पड़ेंगे जो एग्जैक्टली हुए हैं। तो इस वजह से भी जो आपको कॉन्टेंट है वो आपको ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि आईडी के अंदर आपको थोड़ा सा आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, बट कहीं ना कहीं आईडी के अंदर आपको थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरीके की थी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या था, कॉम्पोजिशन यानी कि क्या क्या था उसके अंदर, और वॉल्यूम यानी कि आप कितना क्वांटिटी कहाँ आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करते थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड।
इंडियाज फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताए कि हमारा इंडिया बन चुका था द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो अगर मैं इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट की बात करूं तो यहाँ पर सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें बेसिकली वही सारा रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पर उनको एक्सपोर्ट किया करते थे और उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हम उनसे इंपोर्ट करते थे। जैसे कि आपने यहाँ पर रॉ सिल्क भेजी तो सिल्क क्लोथ्स आए, कॉटन भेजी तो कॉटन क्लोथ्स आए, शुगर, वूल वगैरह आप ये सब इंडिगो, जूट भेज रहे थे तो उनसे रिलेटेड जितने भी फिनिश गुड्स थे वो बन बन के उनकी फैक्ट्रीज से हमारी कंट्री में आ रहे थे। डायरेक्शन कहाँ जा रहा था हमारा ट्रेड? सो ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली, ब्रिटेन की पूरी मोनोपोली थी इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा सामान आता भी वहां से था और जाता भी वहीं था। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये आपको याद रखना है कि हाफ से भी ज्यादा सामान हमारा कहाँ जाता था और कहाँ से आता था? ब्रिटेन से। द रेस्ट वॉज अलाउड विद इन अ फ्यू अदर कंट्रीज, और बाकी बचा कुचा हम दूसरी कंट्रीज के साथ कर लिया करते थे जैसे कि चाइना, श्रीलंका और ईरान। The opening of the Suez Canal further intensified the British control over the India's foreign trade. अब यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सुएज कैनाल। अब ये क्या था कि इंडिया से ब्रिटेन तक का जो रास्ता था वो थोड़ा सा दूर पड़ता था और ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि फटाफट से सामान इधर से उधर लाया ले जाया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने एक शॉर्टेस्ट रूट निकाला सुएज कैनाल के नाम से, जिसके अंदर वो जो उनका रास्ता था, जो उनका जितना भी डिस्टेंस था वो कम हो गया और बहुत ही कम समय में ब्रिटेन के साथ ट्रेड करना उनका बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में बता दी हैं, तो अब वहाँ से उसको लर्न करेंगे। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की वेल्थ को किस तरीके से बहाकर ब्रिटिशर्स अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि पैसा हमारा था उसको उड़ा वो रहे थे, यही कह सकते हैं हम। तो तीन तरीके से बेसिकली वो लोग हमारे इंडियन वेल्थ को खराब कर रहे थे, उसको बहाकर अपने पास लेकर जा रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या थीम था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज़्यादा था, यानी कि पैसा तो था हमारे पास, बट दिस सरप्लस केम एट द ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। However, this export surplus didn't result in any flow of gold and silver into the India. बट उसका हमारे इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके से कोई गोल्ड या सिल्वर हमारे पास नहीं आ रहा था। Rather this was used, किस चीज के लिए यूज हो रहा था? तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, टू मेक द पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। उन्होंने अपने सजा धजा के ऑफिस बना लिए थे अपनी कंट्री के अंदर, बट उस सजाने धजाने के लिए जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा हमारे यहाँ से किया जा रहा था। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन वॉर, लड़ाई झगड़ों में वो कम नहीं थे, खुद लड़ाई झगड़ा करते थे और उसका पैसा भी हम लोग ही भरा करते थे, यानी कि वॉर एक्सपेंसेस जा रहे थे। उसके बाद उन लोगों को कुछ सर्विसेज की जरूरत थी, तो उन सर्विसेज यानी कि इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो भी हमारे पास से जा रहा था, यानी कि कमा हम रहे थे और उड़ा वो रहे थे। तो ये भी आपके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा अभी फॉरेन ट्रेड, जिसमें हमने उसका कॉम्पोजिशन पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डायरेक्शन क्या था, प्लस ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इतनी बुराई कर ली है हमने ब्रिटिशर्स की, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम भी ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया के लिए किया भले ही अपने मतलब के लिए, सेल्फिश तो वो थे और हर कोई सेल्फिश होता ही है, तो अपने मतलब के लिए उन लोगों ने काम तो किया, बट अल्टीमेटली उससे थोड़ा बहुत फायदा हमारे इंडिया का हो चुका था। तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था? सबसे पहले, अब उन्हें क्योंकि यही चाहिए था कि सामान बहुत आसानी से ले जाया और इंपोर्ट भी कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके, और विद इन द कंट्री भी चीज़ों को हमें यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है, तो सिचुएशन सही होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले काम किया रोड्स के ऊपर। तो स्टेट ऑफ रोड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो भी रोड्स कंस्ट्रक्टेड थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले वो फिट नहीं थी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि अगर आप हैवी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर उसको लेकर जाओगे तो उसके लिए वो रोड्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उस टाइम पे। जो रोड्स थी वो प्राइमरली
जो आर्मी वगैरह है, एक मतलब विद इन द इंडियन टेरिटरी, अगर आपको अपनी आर्मी को मूव करना है तो सिर्फ उसी के लिए आप उस रोड्स का इस्तेमाल किया करते थे। रोड्स वर यूज्ड इन ड्राइंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि आप क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल को कंट्री साइड मतलब कि विलेज वगैरह वहां से रॉ मटेरियल लेकर आते थे और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक आप उसको पहुंचाते थे, टू सेंड दिस टू फार अवे इंग्लैंड और द अदर फॉरेन डेस्टिनेशन, ताकि वहां से सामान ब्रिटेन में जा सके, प्लस जो अदर फॉरेन डेस्टिनेशन है हमारे वहां तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी ऐसी रोड्स की जो हर तरीके की वेदर कंडीशन को फेस कर सके, या जैसे ही रेनी सीजन आए उसको भी फेस कर सके। बट क्या होता था कि रेनी सीजन के टाइम पे आप उन रोड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कच्ची रोड्स हुआ करती थी। सो नेचुरली जो बहुत सारे लोग थे वो सफ़र कर रहे थे नेचुरल कैलेमिटीज़ का और फेमाइन्स का, क्योंकि जो रोड की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो यस, वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे रेल को इंट्रोड्यूस किया 1850 के अंदर। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया के अंदर, 1850 के अंदर, जहां पर इसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया है ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो रेलवे की वजह से क्या हुआ, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। नंबर वन इज इट इनेबल्ड द पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अब हम लंबी दूरी को भी तय कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स हमारे ब्रेक हुए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर कमर्शलाइजेशन जो हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर का, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे आपको सेल्फ सफिशिएंसी देखने को मिली विलेज इकोनॉमीज के थ्रू, कि हमने सामान बना लिया है, उसको मार्केट तक पहुंचाने में अब हमें आसानी हो रही है। सो द सोशल बेनिफिट्स which the Indian people gained owing to the introduction of the railways were outweighed by the country's huge economic loss। तो ये जो उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं इस काम ने वो जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे उसको खत्म किया। एयर एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट, अब ये तो हो गया कि ठीक है आपने रोड ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से ठीक किया। अब एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो रोड्स और रेलवेज के साथ हमारे ब्रिटिशर्स ने थोड़े बहुत मेजर्स लिए ताकि वो डेवलप कर सके एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी, बट वो अनइकोनॉमिकल थे, यानी कि अफोर्डेबल नहीं थे उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा हम इन दोनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज़ किए जाते थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और बस किस चीज़ के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे, अपने लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए ही उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था। पोस्टल सर्विसेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप करी, बट उसका जो इस्तेमाल था वो भी पब्लिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था और इनएडिक्वेट भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा पोस्टल सर्विसेज भी हमारी डेवलप नहीं हो पाई उस टाइम पे। तो ये हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हुआ ब्रिटिशर्स के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो किस तरीके से डिवाइड की गई है बिटवीन द 3 सेक्टर्स, यानी कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। दैट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर refers to the distribution of the working persons across the different industries and sectors, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से हमारी जो वर्कफोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा गया है। सो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे अगर मैं देखूं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, तो बहुत ज़्यादा खास चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा था, जैसा स्टार्टिंग में था बिल्कुल वैसा ही चलता आ रहा था। द प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वही कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी एग्रीकल्चर में काम करते थे। 70 to 75% लोग थे जो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% लोग थे, वहीं पे सर्विस सेक्टर में फिर भी 15 to 20% लोग हमें देखने को मिल रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। रीजनल वेरिएशन, अब सिर्फ सेक्टर वेरिएशन ही नहीं था कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा थे, फिर सर्विस सेक्टर में थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। एट द सेम टाइम रीजन वाइज भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे। तो अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट हमें ये देखने को मिला दैट द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, इन सभी में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि इन स्टेट्स के अंदर हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग लगे हुए थे उनके प्रोपोर्शन में एक डाउनफॉल आ रहा है विद
अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चर एंड द सर्विस सेक्टर, क्योंकि वहां के लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके जा रहे थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, एंड देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम सच स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। बट वहीं पे अब दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर है, वो लगातार बढ़ रहा है। लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपको प्रिपेयर करना है वो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने इतना कुछ किया तो हम एक बार सम अप कर लेते हैं कि उनके क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस रहे हमारे लिए। तो सबसे पहले कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, बिजनेस करना उन्होंने ही हमें सिखाया। अब तक तो हम सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे थे, बट कैसे हम लोग मार्केट में बेचने के लिए भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए भी वर्क कर सकते हैं, वो चीज़ हमें ब्रिटिशर्स ही सिखा कर गए। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं जब उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। थर्ड वन इज कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स के हालात थोड़े सुधारे गए, रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया, तो अब यहाँ पर फूड ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, जिससे हम फेमाइंस को कंट्रोल कर सकते थे। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग तो जी रहे थे बार्टर एक्सचेंज के ज़माने में, बट ब्रिटिशर्स ने हमें पैसों में खेलना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मनी को यूज़ किया जाता है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यस, ये भी एक उनके लिए हम कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना है, प्लानिंग करनी है। वो जो हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस थे, प्लानर्स थे, उनको ये समझाया कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल की जाती हैं। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इन्होंने हमें दिया। हमारे पास यहाँ पर पहले रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह ये सब नहीं थे, बट उन्होंने उसको थोड़ा सा बेटर कंडीशन में किया, चाहे अपने लिए ही किया, लेकिन डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 2 के साथ। तब तक आपको इस चैप्टर को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपको एक जगह पर लिख कर रखने हैं। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।